नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही हैं, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपके लिए बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कमोडिटी नाउ में सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की, जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात होगी गोल्ड की, जहां हालांकि शुरुआती तेजी थी शुरुआती कारोबार में, लेकिन अब ये कमजोरी में तब्दील हो गई है। करीब करीब 40 रुपए नीचे एमसीएक्स पर भाव नीचे कारोबार कर रहा है। अक्टूबर में यूएस में रिटेल बिक्री अनुमान से ज्यादा बढ़ा है और अब लग रहा है कि फेड इस आंकड़े को देखकर ब्याज दरों पर फैसला जल्द ले सकता है। चांदी की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल बिक्री के जो आंकड़े हैं वो बेहतर रहे हैं, उसका असर चांदी पर भी दिख रहा है। चांदी की भी अब तेजी कम हो गई है, अब मामूली तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार दिख रहा है। कच्चे तेल की अगर बात करें तो आज भी गिरावट है। ओपेक को अगले साल ओवर सप्लाई की चिंता है और ओपेक के जनरल सेक्रेटरी ने इस बात का खुलासा किया। उनको लग रहा है कि 2022 में सरप्लस के साथ हम जा सकते हैं, तो इस खबर का यहाँ पर दबाव बना है। नेचुरल गैस की बात करें तो आज 4% तक की कमजोरी दिख रही है। अगले हफ्ते ज्यादा सर्दी और मांग बढ़ने का अनुमान है, लेकिन इस खबर का भी फायदा नहीं मिल रहा है और यहाँ गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है। कॉपर मजबूत डॉलर से यहाँ पर दबाव है। हालांकि आज के कारोबार की अगर बात करें तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है कॉपर का मार्केट। कुछ और बेस मेटल्स मार्केट की बात कर लेते हैं तो उसमें सबसे पहले जिंक, जहां हाल की गिरावट पर मांग वापस बढ़ने की उम्मीदें दिख रही है। जिंक के बाद अगर आप बात करें निकेल की, तो निकेल सल्फेट सप्लाई बढ़ने से यहाँ पर निकेल की कीमतों पर दबाव बना है। एल्युमिनियम की बात करें तो चीन में कमजोर मांग से दबाव है। चीन के प्रॉपर्टी सेक्टर को लेकर अब भी चिंता है और लग रहा है कि वहां से मांग कम रह सकते हैं और इसका यहां पर असर दिख रहा है। कुछ एग्री मार्केट में सबसे पहले कॉटन, जहां पर चीन की तरफ से अब खबर ये आ रही है कि नेक्स्ट राउंड का वहां पर रिजर्व से कॉटन की बिक्री तेज हो सकती है। वहां पर सप्लाई बढ़ाने की कोशिश हो रही है ताकि कॉटन की कीमतों को कम किया जा सके। कॉटन के बाद अगर कुछ और काउंटर्स की बात करें तो हल्दी, जहां पुराने स्टॉक की मांग काफी कम है। अब ट्रेडर्स स्टॉकिस्ट को अब नई फसल का इंतजार है, नई आवक लेने के लिए वो तैयार है और वो पुराने स्टॉक की मांग उन लोगों ने कम कर दी है। कुछ और एग्री काउंटर्स में मेंथा ऑयल, जहां पे कंज्यूमर डिमांड लगातार कमजोर पिछले काफी समय से बना हुआ है, यही एक फंडामेंटल फिलहाल मेंथा ऑयल में है। और आज के कारोबार की बात करें तो 940 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर कारोबार कर रहा है। जीरे की अगर बात करें तो ट्रेडर्स और किसान के पास पर्याप्त स्टॉक है, उस खबर से यहाँ पर ऊपर के लेवल पर दबाव बना था कल। धनिया की बात करें तो एमपी राजस्थान में कम बुआई से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है और आज के कारोबार में भी अच्छी तेजी के साथ धनिया का वायदा ट्रेड कर रहा है। धनिया के बाद सोयाबीन, जहां सोयाबीन की मांग में तेजी है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में भी सोयाबीन की कीमतों में तेजी बनी हुई है, उसका भी यहां पर फायदा सोयाबीन को मिला है। इसके बाद आखिरी काउंटर है कैस्टर, जहां नए सीजन में उत्पादन बढ़ने का अनुमान है। रकबा गुजरात में बढ़ा है तो लग रहा है कि उत्पादन ज़्यादा हो सकता है कैस्टर का, उसका यहाँ पर असर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्वार की, जहाँ अच्छी तेज़ी दिख रही है और हमारे साथ मनोज जैन है, वंदना भारती भी हैं। मनोज जी, क्या लग रहा है, ग्वार में काफ़ी अच्छी तेज़ी फिर से दिख रही है, 12,250 के आसपास ग्वारगम का दिसंबर वायदा ट्रेड कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रेड करना चाहिए ग्वारगम में आज? नमस्कार विष्णु जी। हमने अच्छी बढ़त के बाद एक हेल्दी करेक्शन दोनों ही कमोडिटी में देखा था और कल से फिर एक बार लोअर लेवल से जो है यहाँ बढ़त देखने को मिल रही है। फ्रेश बाइंग के लिए वर्तमान लेवल पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ग्वारगम में बाइंग के लिए 11,700 से 11,900 की जो रेंज है वो काफी बेहतर है। ऊपरी लेवल्स पर हम देख रहे हैं कि यहाँ 12,800 से 13,000 की रेंज में बार बार रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। तो जहां तक ग्वारगम दिसंबर वायदा की बात करूं तो ऊपरी लेवल्स पर 12,500 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली की रणनीति रखे। अगर थोड़ा डिप मिलता है 11,900 से 11,700 की रेंज में तो वहां बाइंग की जा सकती है। वहीं ग्वार सीड में भी 6,600 के आसपास यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली की रणनीति रखे। फ्रेश बाइंग के लिए 6,300 से 6,250 की जो रेंज है वो बेहतर है, तो डीप में बाइंग कर सकते हैं। ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली की रणनीति रखें। अभी यहाँ दायरे में ही दोनों कमोडिटी में ट्रेड जो है वो देखने को मिल रहा है। ओके, दोनों ही में एक दायरे में ट्रेड दिख रहा है। वरना जी, क्या लग रहा है, जिस तरह की उठापटक हम ग्वार में देख रहे हैं, क्या ये ट्रेडर्स के लिए सही काउंटर है और ट्रेड करना चाहिए? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि मेन ट्रेंड के साथ रहना चाहिए। मेन ट्रेंड अभी यहाँ पे अपसाइड का है और आज थोड़ा सा कंफर्मेशन है और करेक्शन पे एक बाइंग यहाँ पे रिटर्न आई है।
प्रोडक्शन का यहाँ पे जो इश्यू है कम प्रोडक्शन का वो बना रहेगा और रिग काउंट्स जो है यहाँ पे धीरे-धीरे यूएस में बढ़ते जाएँगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत लंबी तेज़ी नहीं है, मैं यहाँ पे बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत लंबी तेज़ी यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है हल्की सी जो बाइंग है वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। 6500 के लेवल पे एक बाइंग जो है बनती है यहाँ पे। 6645 का यहाँ पे एक टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट करके चल सकते हैं 6440 का। तो मुझे लग रहा है कि रेंज में ही ये कमोडिटी रहेगी। जो बायस है वो थोड़ा-सा अपसाइड का रहेगा और साथ में मुझे लग रहा है कि अगर ग्वारगम की मैं बात करूँ तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है कि एक बार 12,450 से 12,500 तक के जो लेवल्स है वो आते हुए यहाँ पे हम देखें। चलिए, हमारे साथ अखिलेश जैन भी है, टेक्निकल एक्सपर्ट है और अच्छी पकड़ है इनकी एग्री मार्केट पे। सर, टेक्निकली आपको ग्वारगम और ग्वार सीड का वायदा कैसा लग रहा है? अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाह रहा है तो किन लेवल्स पे बाइंग की सलाह देंगे ग्वार सीड और ग्वारगम में? गुड मॉर्निंग विश्वास जी। गुड मॉर्निंग। लास्ट वीक जैसे मैंने कहा था कि जो गवार और गवार गम का जो मार्केट है काफी कट्टी रेंज बाउंड मार्केट रहेगा और दोनों ही साइड यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अभी यहाँ पे गवार गम दोनों ही काफी अच्छा काम करा रहे हैं मार्केट के अंदर। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वेट करना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। अगर हम गम दिसंबर वायदा की बात करें तो अभी 12,150 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे हमको कोई भी नई फ्रेश बाइंग 12,250 300 के लेवल के ऊपर आने पे बनानी चाहिए। इस ट्रेड में अगर आप लॉन्ग जाते हैं तो उसका स्टॉप लॉस आप 12,000 का रखिए। नेक्स्ट वीक तक मुझे लगता है कि वापस से गम स्ट्रेंथ गैदर करेगा और 13,100-200 तक हमको इसका टारगेट देखने को मिल सकता है लक्ष्य। बट 12,300 के ऊपर आप एंट्री करिए इस ट्रेड के अंदर। ओके, यानी 12,300 के ऊपर एंट्री करनी है। 14,200 का टारगेट है स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लिए। सर, स्टॉप लॉस क्या 12,000 का लगा ले? 12,000 का स्टॉप लॉस है। और सर, ये ग्वार सीड का टारगेट आपने क्या दिया है दिसंबर वायदा का? गवार सीड में अगर कोई भी आप लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं अभी तो 6400 6400 का आप स्टॉप लॉस रखिए। घटे पर स्मॉल मतलब क्वांटिटीज में बाय करिए आप 6450 तक, बट स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए 6400 का। कोई भी अगर बढ़त मिलती है तो ये हमको 6680 तक एक बार लगता है मुझे दिखना चाहिए ये कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये लेवल्स आपको ग्वार सीड और ग्वारगम में नजर रखनी चाहिए। शुक्रिया अखिलेश जी अपने ग्वार सीड और ग्वारगम पर अपनी राय देने के लिए। चलिए, अब नॉन एग्री मार्केट की ओर लौटते हैं। गोल्ड और सिल्वर जहां काफी वॉलेटिलिटी दिख रही है, शुरुआती कारोबार में अच्छी तेजी थी, वो तेजी अब गंवाता गोल्ड दिख रहा है। अब हल्की कमजोरी के साथ यहां पर गोल्ड कारोबार कर रहा है। चांदी की बात करें तो हालांकि अभी भी तेजी बनी हुई है 160 रुपए की, 66,400 रुपए के आसपास चांदी। गोल्ड 49,000 के नीचे भी इंट्राडे में फिसल चुका है। हमारे साथ कुमार जैन साहब है, उमेदमल त्रिलोकचंद जवेरी के चेयरमैन हैं। सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर, गोल्ड क्या लग रहा है, 50,000 का लेवल मुमकिन है क्या? नहीं, बिल्कुल। आज थोड़ा सोना नीचे आया है, लेकिन बेसिकली वोलेटाइल मार्केट है, ऊपर आएगा नीचे जाएगा, नीचे आ जाएगा ऊपर आएगा, इस तरह चलता रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें, एक लंबे अवधि की बात करें, जैसे अगली मिड मई तक की बात करें तो एक अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। उसका मुख्यतः कारण बना हुआ है कि जबरदस्त ग्राहकी हमारे रिटेल शोरूमों में जिस तरह हमने दशहरा पे काम किया, उसी तरह उससे कई गुना मल्टीपल टाइम हमने धनतेरस पे काम किया। दशहरा पे करीबन 30 टन सोने के 25 से 30 टन सोने का सेल था, तो अब की बार धनतेरस पे 45 से 55 टन का ऑल ओवर इंडिया का सेल था। तो ये सब देखते हुए एक अच्छी मांग निकली है, जिसका कारण कई कारण बने हैं। इन्वेस्टर्स एक कारण बना है, दूसरा कोविड का जो पीरियड था, लगभग 2-2.25 साल तक लोगों ने खरीदारी नहीं की। कुछ लोगों ने शादियां की थी, उनकी सबकी शादियां बाकी है, मिड जुलाई तक शादियां हैं, ये भी एक कारण बना हुआ है। और इस समय मुद्दे की बात यह है कि महत्वपूर्ण जो सोना ऊपर 58,500 के कोविड के समय में गया था, वो अब घट के 49,000 और 50 के आसपास चल रहा है। आज अहमदाबाद की बात करें, गुजरात में तो सोना 51,000 के आसपास है, और मुंबई में फिजिकल बात करें तो 50,400-500 बिना GST के सोना अंदाज चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं क्रूड है और क्रिप्टो करेंसी है, ये सब कारणों से ऊपर अप डाउन सोना चलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम सोने को अच्छा तेज देख रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात हुई कि सरकार ने जो हॉल मार्किंग का जो कानून, HUID का जो कानून आज 30 तारीख, अभी आने वाली 30 तारीख से कंपलसरी करके रखा है। काफी लंबा समय दिया था, रामविलास पासवान जी से चल रहा था, उसके बाद आके हमारे पीयूष गोयल जी ने फाइनल किया और ये 30 तारीख फाइनल की। तो अब लोगों का विश्वास जिस तरह कॉइन में बैठता था,
वही विश्वास अब ज्वेलरी में बैठेगा और लोग ज्वेलरी भरपूर बाय कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे शोरूमों में, और आने वाले समय में भी लोगों के ज्वेलरी पे एक अच्छा विश्वास बैठेगा और लोग ज्वेलरी बाय करेंगे। तो ये सब देखते हुए इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से तेजी जा रही है, वही तेजी इंडिया में मार्केट में भी हम आने वाले समय में देख रहे हैं। ओके, कुमार जैन साहब, आपने कहा कि लंबी अवधि में अच्छी तेजी की उम्मीद है। आज के सत्र में भले ही वीकनेस दिख रही है या रेंज बाउंड ट्रेड दिख रहा है, लेकिन लंबी अवधि से क्या आपका मतलब है? कब तक? 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, कितना? अभी जो शादियों का पीरियड है, 13 नवंबर से कोई आर्टिकल पढ़ रहा था ईटी नाउ का, आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर का, जिसमें 25 से 30 लाख शादियां हैं दिल्ली में एक महीने में। 14 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर से दिसंबर के पीरियड का 1 महीने की अवधि है, तो 25 से 30 लाख शादियां हैं। इस तरह हिंदुस्तान की बात करें तो शादियों की भरमार है, और कुछ लोगों ने जिन्होंने शादियां की है, बच्चों की शादियां कर दी, अब उनको एक ही उनको ऐसे 3-4 फंक्शन रखते हैं, मेहंदी, हल्दी, संगीत उन्होंने नहीं रखे, तो वो चाहते हैं, वो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी बेटी को ये जो बचा है, एक टारगेट करता है कि भाई बेटी को 1 करोड़ रुपए का धन देना है, तो जो खर्चा बच गया है, खर्चे से लोग ज्वेलरी में कन्वर्ट करके बेटियों को दे रहे हैं। तो ये भी एक अलग से मांग निकली हुई है। तो वो हम देख रहे हैं, हमारे कस्टमरों से बात करते तो यही बातें करते हैं कि भाई हमको सोना लेना है, और भी कई खर्चे बचे, लोगों ने गाड़ियां नहीं ली, होटल के खर्चे नहीं किए, इंटरनेशनल टूर नहीं की। तो ये सब देखते हुए मिला जुला के इसका टोटल जो प्रेशर है या मांग है, गोल्ड पे आएगी। ओके, यानी गोल्ड की मांग आगे बढ़ने की उम्मीद है। शादियों के सीजन का भी फायदा मिलेगा, फेस्टिव सीजन में तो डिमांड अच्छी थी। शुक्रिया कुमार जैन साहब, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और बुलियन मार्केट पर अपनी राय दी। चलिए वंदना जी से भी राय जान लेते हैं। वंदना जी, आप क्या सलाह देंगी गोल्ड और सिल्वर के लिए? आज के सत्र में अगर कोई ट्रेड करना चाह रहा है इंट्राडे के लिए, तो क्या करे? गोल्ड या सिल्वर या दोनों में ट्रेड करें? मुझे थोड़ी सी कॉन्ट्रा मूव लग रही है यहाँ पे विश्व मोहन जी। मुझे लग रहा है कि एक बार गोल्ड प्राइसेस 48,800 के करीब अपनी सपोर्ट की तरफ आ सकता है यहाँ से। तो किसी को अगर शॉर्ट टर्म बाइंग कर लिया है तो उस लेवल का वेट करे, और नहीं तो यहाँ पे सेलिंग में जा सकते हैं 48,800 के लेवल के लिए। वही सिल्वर की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल्स में एक रिबाउंड आने की उम्मीद है आज के सत्र में, और बेस मेटल्स का जो फायदा है यहाँ पे सिल्वर को मिलता हुआ दिख सकता है। कल भी सिल्वर ने एक बार 67,400 के ऊपर का मूव दिखाया था। आज मुझे लग रहा है कि 66,450 के करीब यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। जो यहाँ पे टारगेट होगा वो करीब 66,900 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चल सकते हैं 66,200 का। तो मेरे ख्याल से सिल्वर में यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिनल बाइंग करके चल सकते हैं, और गोल्ड को थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। 48,800 का लेवल आता है नीचे की तरफ, फिर वहां पे बाइंग करें। और चांदी में मैम किस लेवल पे आप सलाह देंगी? 66,450 पे बाई करना है, 66,900 का टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 66,200 का। ओके, तो ये व्यू है चांदी के लिए। चांदी 66,450 पे खरीदना है, टारगेट है 66,900 का। मनोज जी, आप क्या सलाह देंगे? गोल्ड और सिल्वर अगर कोई खरीदना चाह रहा है इंट्राडे के लिए, तो आपकी राय क्या होगी दोनों ही काउंटर पर? मेरा प्रेफरेंस अभी भी गोल्ड में ही रहेगा विश्व मोहन जी, क्योंकि हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई है, लेकिन बावजूद उसके गोल्ड की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में 1850 के लेवल को सस्टेन करती हुई दिखा रही है। जिस तरह से जो ग्लोबल इन्फ्लेशन अभी भी चिंता का विषय है, और जो कोविड के नंबर्स वापस से एक बार चाइना और यूरोप में बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सेफ हेवन डिमांड है वो गोल्ड में बनी रहेगी। दूसरा, डॉलर इंडेक्स में जो मजबूती आई है उसके चलते इमर्जिंग मार्केट की जो इक्विटीज है वहां से पैसा निकलकर फिर एक बार गोल्ड में आ सकता है। तो यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव बना रहेगा लंबी अवधि के लिए। तो यहाँ अच्छे मूव्स जो है वो अपेक्षित है, और मेरा मानना है कि 2 से 3 महीने में कीमतें $1960 तक भी आती हुई दिखेगी। इंट्राडे की अगर बात करें तो यहाँ पे 49,000 से 48,900 की रेंज में जो है बाइंग की रणनीति रख सकते हैं। 48,820 इंट्राडे के लिए क्लोजिंग बेसिस पर एक स्टॉप लॉस लगाकर चले। शाम के सत्र में कीमतें फिर एक बार 49,400 तक के जो टारगेट है वो यहाँ अचीव कर सकती है। चांदी में यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। वर्तमान लेवल पर बाइंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बेस मेटल्स में वीकनेस देखने को मिल रही है उसके चलते हमने ऊपरी लेवल से यहाँ मुनाफा वसूली देखी है। मेरा मानना है कि सिल्वर में 65,800 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स रहेंगे। तो थोड़ा और डीप अगर यहाँ कीमतों में आता है तो वो बाइंग के लिए अच्छे लेवल्स होंगे। 65,800 के आसपास जो है वहाँ बाइंग कर सकते हैं। 65,220 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में फिर एक बार जो है 67,200 तक के लक्ष्य यहाँ रख सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। चलिए बात कर लेते हैं कच्चे तेल में, जहां गिरावट बढ़ गई है।
1.5% से ज़्यादा की कमजोरी MCX क्रूड में है। 5,940 के आसपास MCX क्रूड ट्रेड कर रहा है। मनोज जी, क्या लग रहा है, कच्चे तेल में गिरावट और बढ़ेगी या अब यहाँ से वापस से रिकवरी आ जाएगी? कच्चे तेल में यहाँ दबाव ही देखने को मिल रहा है। $80 जो अब यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। जिस तरह से चाइना और यूरोप में बढ़ते हुए कोविड के केसेस से चिंता है, साथ ही कल IEA का और OPEC का जो रिपोर्ट आया है तो उसके मुताबिक यहाँ जो स्टॉक है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है 2022 में, जिसके चलते भी दबाव देखने को मिल रहा है। यूएस के प्रोडक्शन में भी ग्रेजुअली यहाँ सुधार है और ओपेक की तरफ से भी जो अक्टूबर में उत्पादन था वहां बढ़त देखने को मिली थी। हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड है वो साइडवेज टू नेगेटिव रह सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में $78-77 जो है वो एक बार WTI में देखने को फिर से एक बार मिल सकते हैं। भारतीय बाजारों में भी मेरा मानना है कि 5,800 तक के जो लेवल्स है वो फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। एक अभी वर्तमान में हम देखा है कि लगभग 100 रुपए की गिरावट MCX पर दिखाई दे रही है। थोड़ा सा अगर अपसाइड मिलता है कहीं भी 5,980 से 6,000 के रेंज में, तो वो सेलिंग के लिए एक अच्छा लेवल होगा। 6,060 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 5,880 और 5,840 तक के लक्ष्य यहाँ रख सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है। आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ही यहाँ पे देखनी है। ऊपर के लेवल पे जब भी आपको मौका मिले 5,980 6,000 के आसपास आप बेचकर ही जाना चाहिए। 6,060 का स्टॉप लॉस लगा लें। वरना जी, आपको क्या लग रहा है कि कच्चे तेल में जिस तरह की कमजोरी अब आने लगी है, क्या लग रहा है ये गहराएगी या ये रेंज बाउंड ही रहेगा, अब वापस रिकवरी तेजी आ जाएगी यहाँ? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करेक्शन डीप होना चाहिए। अगर आप देखें तो जितने भी पॉजिटिव न्यूज है, रिटेल सेल्स इतना बढ़िया आया यूएस का, फिर भी इसने इसे इग्नोर करा है। और यहाँ पे डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ है और ओपेक के जो डेटा आ रहे हैं जिसमें उन्होंने सप्लाई साइड बढ़ने का कंसर्न दिखाया है 22 में, उसको अब ये फॉलो कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि हेज फंड्स पे यहाँ पे पोजीशन को अनवाइंड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे MCX हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, ऑलरेडी क्रूड यहाँ पे $80 से नीचे आ गया है। नेक्स्ट मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एक डाउन साइड मूव आएगा। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म अगर मैं जाऊं तो मुझे लग रहा है कि एक बार 5700 का जो एक आंकड़ा है वो यहाँ पे MCX में छू सकता है। और जितने भी मेटल्स भी आप देखें, कमोडिटीज में शिपमेंट इजी हुआ है और मेटल्स में भी देखें तो वहां पे गिरावट आ रही है, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे क्रूड ऑयल में आ रहा है। और साथ में जो कोल में और नेचुरल गैस में डाउन साइड आया है, उसका भी प्रेशर यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस पे आता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल कि आज के सत्र में भी यहाँ पे बने रहना चाहिए। सेलिंग साइड में 5950 पे सेल इनिशिएट करना चाहिए। 5880 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5980 का लगा के चल सकते हैं। साथ में मुझे लग रहा है विश्वमोहन जी, नेचुरल गैस में भी कल की बढ़त के बाद एक यहाँ पे करेक्शन ड्यू है। 380 के लेवल पे एक बार सेलिंग करना चाहिए। 372 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 384 रुपए का लगा के चल सकते हैं। यानी क्रूड और नेचुरल गैस दोनों ही बेचने की सलाह है। क्रूड मनोज जी भी बेचने की सलाह दे रहे थे, नेचुरल गैस वन्ना जी दे रही हैं। मनोज जी, आप भी नेचुरल गैस बेचकर ही जाएंगे? आज के सत्र में काफी गिरावट दिख रही है। बिल्कुल, यहाँ पे कमजोरी है। कल हमने एक अच्छी रैली देखी थी, उसके बाद यहाँ गैप डाउन जो है ओपनिंग देखने को मिली है, लेकिन अभी 380 के आसपास ये काउंटर कारोबार कर रहा है। थोड़ा सा 3-4 रुपए की अगर बढ़त आती है तो वहां पे बिकवाली करे। 396 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। नीचे में 372 366 तक के भी यहाँ लक्ष्य रखे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा 2-3 रुपए का अपसाइड आता है तो वहां बिकवाली करें। नीचे में अच्छी जो है डाउन साइड फिर शाम के सत्र में देखने को मिल सकती है। चलिए, तो गिरावट का ही रुख यहाँ पर नेचुरल गैस में लग रहा है। चलिए बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, जहाँ पर रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिला। हालांकि कॉपर में आधे % तक की कमजोरी है और एल्युमिनियम में हल्की तेजी, लेकिन बाकी के काउंटर्स पर कमजोरी के साथ ही कारोबार हो रहा है। लेकिन एक बेहद ही टाइट रेंज में पूरा मार्केट घूम रहा है। मनोज जी, क्या लग रहा है बेस मेटल्स में कोई काउंटर आपको आज के लिए पसंद है, कोई टॉप ट्रेड? बेस मेटल्स में लगभग सारे बेस मेटल्स दबाव में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन निकल मेरा मानना है कि यहाँ पे बाकी कमोडिटीज में आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। अच्छे करेक्शंस कल बनते हुए दिखे थे। यहाँ पे 1486 1488 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अभी भी बना हुआ है। तो मेरा मानना है कि इंट्राडे में यहाँ 1502 1503 के आसपास जो है निकल में बाइंग करके चलना चाहिए। 1488 का एक स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 1530 तक के लक्ष्य फिर एक बार यहाँ रख सकते हैं। तो मेरी बेस मेटल पैक में जो है टॉप पिक वो निकल रही है। ओके, निकेल खरीदने की सलाह है। हालांकि निकेल 1506 के आसपास बहुत ही छोटे दायरे में कारोबार हो, और 1530 के टारगेट के लिए आप इसे खरीद सकते हैं। 1486 रुपये का स्टॉप लॉस भी लगा लें। वन्ना जी, अगर कोई एक काउंटर चुनना हो आपको तो आप आज के लिए क्या पसंद करेंगे बेस मेटल्स में?
मुझे लग रहा है विश्वमोहन जी जिंक में और यहाँ पे दबाव देखने को मिलेगा और ये दिख भी रहा है। 320 के करीब ये कमोडिटी ट्रेड हो रही थी, लगातार डाउनसाइड आते हुए देख रहे हैं। थोड़ा सा डाउनसाइड मुझे लग रहा है कि और यहाँ पे इंटैक्ट है, तो इस कमोडिटी में 272 के लेवल पे एक बार सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 269 का टारगेट यहाँ पे रखना होगा। अगर स्टॉप लॉस लगाना होगा तो 273 रुपए 50 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। और जिंक में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 268 267 के करीब ये कमोडिटी जो है थोड़ा सा यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले सकती है। उससे पहले यहाँ पे करेक्शन मोड में ये कमोडिटी रहेगी। दूसरा काउंटर अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि निकल में यहाँ पे थोड़ा सा जो अपसाइड मूव है 1522 1523 तक यहाँ पे इंट्राडे में दिखा सकता है। तो यहाँ पे आज का जो दिन है बेस मेटल का, हर कमोडिटी यहाँ पे अपने फंडामेंटल्स अपने टेक्निकल पे यहाँ पे ट्रेड कर रही है। एक स्टेडी यहाँ पे अपसाइड आउटलुक या डाउनसाइड आउटलुक नहीं है आज के लिए। ओके, तो ये व्यू है बेस मेटल्स को लेकर। निकल और जिंक इनकी टॉपिक है, हालांकि जिंक बेचने की सलाह है और मनोज जी की तरफ से निकल खरीदारी की सलाह थी। चलिए बात कर लेते कुछ और एग्री काउंटर्स की। ग्वार की बात हमने पहले कर ली। सोयाबीन, मनोज जी आपको कैसा लग रहा है? सोयाबीन की तेज़ी जो आई है इस हफ्ते, पिछले एक हफ्ते से, क्या ये तेज़ी आगे बढ़ेगी? अब 6000 के ऊपर निकलेगा सोयाबीन? बिल्कुल काफी संभावित है, क्योंकि हमने सीबीओटी में जिस तरह से जो यू टर्न बनते हुए देखा है कमोडिटी में, और उसी के इनलाइन भारतीय बाजारों में भी अच्छी मजबूती जो है वो देखने को मिली है। कमोडिटी में यहाँ हमने 5880 के जो रेजिस्टेंस है वो उसके ऊपर क्लोजिंग जो है आते हुए देखी, और पिछले 2 सेशन से उसके ऊपर कमोडिटी जो है वो सस्टेन होती हुई दिख रही है। मेरा मानना है कि मजबूती जो है यहाँ आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। दिसंबर वायदा में 5950 बाइंग के लिहाज से बहुत अच्छे लेवल होंगे। 5830 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 6120 से 6150 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। तो यहाँ 5950 पर दिसंबर वायदा में बाइंग की रणनीति रहेगी। ओके, यानी दिसंबर वायदा में खरीदारी की सलाह है। 6120 रुपये के टारगेट के साथ आप खरीद सकते हैं 5950 रुपये पे। वरना जी सोयाबीन और सोया तेल, इन दोनों ही काउंटर पर आपकी राय? मैं भी यहाँ पे बाइंग साइड में ही रहना चाहूंगी। 5100 के करीब इसने काफी बढ़िया सपोर्ट लिया और वीकली पे देखे तो टेक्निकल चार्ट पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बहुत ज्यादा यहाँ पे अपसाइड नहीं है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि ये काउंटर 6200 तक के प्राइसेस को देख सकता है। इंट्रा डे में मेरी स्ट्रेटजी रहेगी कि 5970 पे दिसंबर वायदा को खरीदना है। यहाँ पे 6050 का 6050 का यहाँ एक टारगेट लेके चलना। स्टॉप लॉस हम लगा के चल सकते हैं 5945 का। और दूसरा यहाँ पे देखे तो सोयाबीन में तेजी के बाद उसकी तेजी को पकड़ा है रिफाइंड सोया ऑयल और क्रूड पाम ऑयल ने भी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रिफाइन में यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहली बार मैंने 80 नाउ पे यहाँ पे 1221 का लक्ष्य दिया था। मुझे लग रहा है कि अब इजीली यहाँ पे आ सकता है 1221। यहाँ पे बढ़ाना चाहूंगी। 1218 के करीब बाय करना चाहिए। 1228 का यहाँ पे टारगेट दे रही हूँ रिफाइंड सोया में बाइंग की, और स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 1213 रुपए का। ओके, यानी सोयाबीन और सोया तेल दोनों ही खरीदारी की सलाह है। सोया तेल के लिए जो टारगेट दिया है 1228 रुपये का वंदना जी ने, और सोयाबीन का टारगेट है 6050 का। आज के सत्र में कोरिएंडर में अच्छी तेजी दिख रही है। करीब करीब 2% की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। 8600 के आसपास दिसंबर का वायदा ट्रेड कर रहा है। मनोज जी क्या लग रहा है कोरिएंडर में आपको आगे? बिल्कुल, ये भी मजबूत काउंटर है। जिस तरह से जो खबरें निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस बार सोइंग जो है वो पिछड़ सकती है, और काफी एकरेज जो है वो ऑयल सीड्स की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। हमने मस्टर्ड के एकरेज में जो है अच्छी बढ़त आते हुए देखी है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं यहाँ कमोडिटी को मिल रहा है। मेरा मानना है कि मोमेंटम जो है वो आने वाले समय में कंटिन्यू रहेगा। शॉर्ट टर्म में कीमतें 9000 तक के लेवल्स भी जो है वो दिखा सकती है। और थोड़ी लंबी अवधि की बात करूं मैं, अगर दिसंबर अंत तक की बात करूं तो यहाँ 9450 तक के लक्ष्य भी संभावित है। तो ये कमोडिटी एक स्ट्रांग जो है वो मोमेंटम दिखा रही है, और वो आगे कंटिन्यू रहना चाहिए। वर्तमान लेवल्स पर भी बाइंग कर सकते हैं, और दिसंबर वायदा में अगर थोड़ा डिप मिलता है 8450 8500 के रेंज में, तो वो बाइंग के लिहाज से बेहतर लेवल होंगे। 8250 के स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर में 9000 9450 तक के लक्ष्य यहाँ लगाकर चलना चाहिए। ओके, यानी 8250 के स्टॉप लॉस के साथ आप कोरिएंडर बाई कर सकते हैं। 9000 9450 के लेवल भी कोरिएंडर के दिसंबर वायदा में दिख सकते हैं, ऐसा मनोज जी मानते हैं। शुक्रिया मनोज जी आपका, वंदना जी आपका। आप दोनों ने बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स कमोडिटी नाउ के दर्शकों को दिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे इफिनो जंक्शन। नमस्कार।